सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे और ये मेरा जो वीडियो है लुसेंट रिवीजन सीरीज का ही नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले लुसेंट रिवीजन के सीरीज में जो मेरा जो वीडियो अभी तक आ चुका है हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया हूँ पूरी तरह, जिसमें एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। साइंस कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ज्योग्राफी में अभी तक फिजिकल ज्योग्राफी का और वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो मैं बना दिया हूँ और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट छूटा हुआ था, तो आज इस वीडियो में ये हो जाएगा। उसके बाद बच गया इंडियन पॉलिटी और एक बच गया इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन पॉलिटी का ऑलरेडी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, लगभग 1 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट का है। उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे शेयर कर देता हूँ, आप उसको एक बार देख लीजिए। क्योंकि ये जो मेरा इंडियन पॉलिटी का वीडियो है ऑलरेडी ये लुसेंट और लक्ष्मीकांत बेस्ड ही हैं। तो जो लुसेंट और लक्ष्मीकांत जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स दिया हुआ आर्टिकल्स है या जो भी चीज़ है पूरा A to Z पॉलिटी का उसमें मैं बात शामिल कर दिया हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसके लिए अलग से मैं लुसेंट का वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि वो सब कुछ एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना सही नहीं है। इंडियन इकोनॉमी में जितना भी लुसेंट में है, जैसे कि 5 ईयर प्लान है और भी जो कुछ बैंकिंग का है, तो वो मैं एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। वो छोटा ही वीडियो होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स के बारे में लुसेंट में बहुत ही कम है। हाँ, लेकिन जितना एग्ज़ाम के लायक सफिशिएंट है तो उसको मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह से आपका पूरा ये लुसेंट ख़त्म हो जाएगा। बाकी कुछ उसमें मिसलेनियस या विविध है तो वो भी देखेंगे, अगर जो टाइम मिलेगा तो उसका भी एक वीडियो में पूरा हम उसका ख़त्म कर देंगे। इस तरह से आपका पूरा लुसेंट लगभग अब ख़त्म ही हो गया है। 1-2 वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपका पूरा हो जाएगा। तो आज इस इंडियन ज्योग्राफी का जो है ना कंप्लीट हम देख लेंगे जितना भी टाइम लगेगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग से मेरा एक सलाह ये है कि आप एटलस का जो मैप है इंडियन मैप है उसको सामने रखें, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैं मैप का यूज़ नहीं किया हूँ। हाँ, कुछ मैप भी आपको बताऊँगा यहाँ पे, लेकिन आप सामने एक मैप रख लें और जहाँ जब भी कभी मैं मैप का कुछ यूज बोलूँगा तो आप एक बार प्लीज़ वहाँ पे देख लीजिएगा इंडिया के मैप को, ताकि आपको और ज़्यादा जो है ना क्वेश्चन इसमें अधिक से अधिक सॉल्व हो। क्योंकि मैप से जो है ना पढ़ने में चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। इसलिए आप मैप लेके बैठें और जब वीडियो जहाँ भी देखें ऐसे सिर्फ देखना नहीं, कोई मैप ले लीजिए, बाकी एक पेन या कुछ कागज़ लेके बैठिए। अगर कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा तो आप उसको नोट डाउन भी कर लें, या नहीं तो मेरे मैप तो आपके पास लेके ही बैठें। तो आइए हम इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज़ और, इसका PDF ये जितना भी मैं अभी पढ़ाऊंगा इसका जो अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इसका सारा PDF मिल जाएगा। उसके बाद भी जितना भी मैं वीडियो पढ़ाया हूँ इस यूट्यूब चैनल पे सारा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में सिर्फ पहली बात तो ये जानिए कि इसका हमको लोकेशन पढ़ना है, स्थिति इंडिया का क्या है। देखिए, पूरे मैप में या पूरे वर्ल्ड में अगर किसी भी कंट्री का या किसी भी लोकेशन को पता करना हो तो हमको 2 चीज़ चाहिए। एक देखिए, ये जो है ना आपका, ये है इक्वेटर, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक ना। तो इक्वेटर के पैरेलल ही बहुत सारा लाइन ऐसे खींचा गया, इसको हम बोलते हैं लेटीट्यूड या अक्षांश रेखा। फिर नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाना जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड रेखा। तो किसी भी देश के लोकेशन को मैप में लोकेट करने के लिए हमको एक तो अक्षांश या उसका एल्टीट्यूड कितना वो पता होना चाहिए, बाकी उसका देशांतरीय एक्सपेंशन या विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अगर हम इंडिया का लोकेशन का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए ये पूरा मैप या ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ठीक। तो इधर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो और ये जो है ना आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो अगर इंडिया आपका इस जगह है लगभग, मतलब कि इंडिया का जो स्टार्टिंग होता है ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से लेके यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आपका 97 डिग्री 25 ये ईस्ट में है। तो
कभी कभी जब अगर जहाँ पीटी में अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा किसी भी वर्ल्ड में लोकेशन को लोकेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको उसका देशांत अक्षांश और देशांतर दोनों का चाहिए, तभी हम उसको एग्जैक्ट लोकेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपने देख लीजिए इंडिया का एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, और इंडिया पूरी तरह नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में और पूर्वी गोलार्ध, देखिए इंडिया यहाँ पे है ना, ये देखिए इक्वेटर है, ये पूरा नॉर्दर्न हो गया और आपका ये पूर्वी गोलार्ध में है। अब इंडिया का शेप और साइज़ हम लोग जान लेते हैं। इंडिया का शेप और साइज़ में सबसे पहले बात, इसका इंडिया का एरिया जो है ये है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, और ये पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.42% है। एक चीज़ ध्यान रखें, जो मैं अंडरलाइन करूँगा, जो सर्कल करूँगा, आप उसको फिर ध्यान से देखते चलिएगा। और इंडिया का जो है ये चतुष्कोणीय है, ठीक ना, जब इंडिया का मैप आप देखिएगा तो चतुष्कोणीय है। इंडिया जो एरिया में जो है, एरिया अगर हम बात करेंगे, इंडिया का एरिया जो है ये पूरे दुनिया में 7th पोजीशन पे है, और इसके सबसे टॉप में रसिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। अगर इंडिया का अगर जो वेस्ट टू ईस्ट अगर हम लेंथ देखते हैं तो वो 2,933 किलोमीटर है, और नॉर्थ टू साउथ जो है लेंथ है वो 3,214 किलोमीटर है। फिर इंडिया का जो इधर का जो आपका जो स्थलीय जो सीमा है, इधर वाला स्थलीय सीमा जो है ये आपका जो है ना 15,200 किलोमीटर लंबा है, ठीक ना। और अगर जो तटीय अगर हम रेखा देखेंगे, ये वाला यहाँ गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, ये 6100 किलोमीटर है, ये मेन लैंड है। अगर इसमें जितने भी आइलैंड हैं उसको अगर हम मिला लेते हैं तो इसका हो जाता है आपका तटीय मिला के 7,516.6 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंडिया का जो सबसे जो नॉर्थ ईस्ट मोस्ट पॉइंट है, सबसे उत्तरी जो पॉइंट है वो इंदिरा कॉल, ये जम्मू कश्मीर में है। और सबसे साउथ वाला पोस्ट जो है ये इंदिरा पॉइंट, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेट निकोबार में है। उसके बाद ये जो इंदिरा पॉइंट है ये आपका जो है ना भूमध्य रेखा से जो है ना 876 किलोमीटर दूर है। अब देखिए आपको पता है कि इंडिया के बीचों बीच जो है, इंडिया के बीचों बीच जो है यहाँ से कर्क रेखा लगभग गुजरती है। ये जो कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री पर है ये, और कर्क रेखा जो भारत से जो है इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। तो कितना राज्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से जो कर्क रेखा गुजरती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इंडिया का जो मानक समय है, जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है इंडिया का, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। और ये जो लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, ये यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये जो ग्रीनविच टाइम है उससे जो है ना 5.5 घंटे आगे है, और ये 5 राज्य से गुजरती है। और ये लाइन जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से क्रॉस करती है। आगे हम आते हैं, इंडिया का जितना भी पड़ोसी देश है, नेबरहुड कंट्री है, उसमें बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगाती है, 4,096 किलोमीटर लगभग। इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल से सीमा लगती है। वेस्ट बंगाल के साथ सबसे लॉन्गेस्ट सीमा लगाती है, ठीक है। और इसमें 5 राज्य हो गया बांग्लादेश के साथ। चाइना के साथ देखिए 3,488 है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और ये एपी मतलब यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ भी 5 राज्य है। सबसे अधिक चाइना सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के साथ सीमा लगाता है। पाकिस्तान जो है इसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर है, सबसे अधिक जम्मू कश्मीर के साथ सीमा लगाती है। नेपाल जो है ना यूपी है, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड सबसे अधिक यूपी के साथ। म्यांमार जो है ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और सबसे अधिक जो है आपका मणिपुर के साथ। फिर इसमें भूटान जो है ना ये सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल और यहाँ जो है ना आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ, और सबसे अधिक ये असम के साथ लगाती है। और अंतिम सबसे कम जो है ना ये अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर, ये जम्मू एंड कश्मीर के साथ, ये POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है ये।
अब आपको मैं जितना भी अभी पढ़ाया उसको मैप में देख लीजिए। देखिए ये पूरा का पूरा आपको इंडिया का मैप, ये आपको पॉलिटिकल मैप दिख रहा होगा। इसमें आप देखिए यहाँ से ये इंडिया का सबसे जो है ना ये अक्षांश से यहाँ शुरू होता है, यहाँ तक गया है 37, फिर ये 68 से लेकर 97 तक गया है। फिर उसमें बाद आप अभी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार पड़ोसी देशों को देखा। फिर यहाँ से इक्वेटर लाइन गुजरता है, अभी आपको बता दिया 8 राज्य से गुजर रहा है। तो ये सब इंडिया का आपको एक बार मैप का अगर जहाँ लोकेशन पता होगा कौन सा क्या, तो आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी ईजिली सॉल्व हो जाएगा। फिर एक मैप और अभी देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका इंडिया का फिजिकल मैप है। इंडिया का फिजिकल मैप में नॉर्थ एरिया में आपको हिमालय माउंटेन है। उसके बाद आपका इधर यहाँ पे ये पूरा का पूरा मैदानी भाग है जो ग्रीन दिख रहा है। ये येलो वाला पूरा पूरा आपको प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेट्यू है। फिर यहाँ ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। फिर आपको ये कोस्टल एरिया है, ये भी ये ईस्टर्न वेस्ट वाला है और ये ईस्ट वाला है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ये आपका अरबियन सी है। तो ये सब जो है ना आपका इसमें इंडिया का फिजिकल। बाकी देखिए ये आपका गंगा नदी ऐसे बह रही है, फिर यमुना, इधर सहायक नदियाँ हैं। फिर यहाँ आपका महानदी है, फिर गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, यहाँ नर्मदा और ये तापी है। तो ये सब आपको कुछ कुछ लोकेशन अगर याद रहेगा तो चीज़ें बेहतर रहेगा। अब जो है इसमें यूपी के साथ जो है 8 यूपी जो है ना 8 राज्यों के साथ सीमा लगाती है। 9 राज्य जो है ना तट रेखा से मैं मैप में दिखा दूंगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ कि TMD तमिलनाडु है, ये KRN कर्नाटका है, ये आंध्र प्रदेश है और AP को अरुणाचल प्रदेश भी हम बोले हैं, ठीक ना। बाकी वेस्ट बंगाल तो पश्चिम बंगाल है। और सबसे लंबा जो तट रेखा है वो किसका है? गुजरात का है। जल और स्थल सीमा से जो लगा देश है, बांग्लादेश भी लगाता है, म्यांमार और पाकिस्तान, ये दोनों देश है। क्षेत्रफल अगर इंडिया में देखा किसका राज्य का सबसे अधिक है तो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, तब अरुणाचल, फिर UP है। सबसे बड़ा जिला कच्छ है, सबसे छोटा आपका माहे है। सबसे बड़ा जो यूनियन टेरेटरी अभी लद्दाख है और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है। सबसे छोटा यूटी आपका लक्षद्वीप है, 32 किलोमीटर स्क्वायर है। लार्जेस्ट जो ग्लेशियर या जो सियाचिन है, सबसे लार्जेस्ट जो ग्लेशियर आपका कौन सा है? सियाचिन है। फिर सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर पठार जो लद्दाख है। सबसे बड़ा पठार दक्कन है। सबसे लंबी नदी जो है 2525 किलोमीटर गंगा है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी क्या है? गोदावरी है। और एक लोकटक लेक है मणिपुर में, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग लेक, मतलब ये जो है ना आपका तैरता हुआ जो है ना झील है। फिर इसमें देखिए कुछ कुछ दर्रा या पासेस हमारे देश में है, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। जम्मू कश्मीर में काराकोरम है, ये सबसे ऊंचा दर्रा है। जो जिला सिंधु नदी द्वारा ये जॉर्ज यहाँ बनाती है। फिर पंजाल है, बनिहाल है, ये जम्मू एंड श्रीनगर को जोड़ती है। यहीं पे जवाहर सुरंग है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। बुर्जिल जो है ना श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकिला है, यहाँ शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। रोहतांग है और बारालाचा है। देखिए जितना भी मैं यहाँ एग्जाम ये लिखा हूँ सब एग्ज़ाम में पूछ चुका है, तो आप हर एक पॉइंट को ध्यान से सिर्फ देखते चलिए। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला है, यांग याप है और डिफू है। उत्तराखंड में आपका जो लिपू लेक, माना और नीति, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। फिर मणिपुर में जो है ना ये तीजू है, ये भारत को म्यांमार से जोड़ती है। इंडिया के इस मैप को देखिए, यहाँ पे देखिए गुजरात है, आपका जो ये महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका, केरल, ये सब तट पे लगा हुआ क्या है? तट पे लगा हुआ राज्य है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप ये बांग्लादेश है, लैंड और वाटर दोनों के साथ लग रहा है। म्यांमार भी है और ये पाकिस्तान है। उसके बाद देखिए यूपी जो है, यहाँ देखिए बीच में आपका उत्तर प्रदेश है। ये 8 राज्यों से क्या होती है? आसपास में लगती है। बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है। तो ये सब आप ध्यान में रखिए। अब जो है हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया का देखेंगे, जिसमें कि फिजिकल फीचर्स क्या है। तो इसमें आप देखिए इस मैप को थोड़ा सा देख लीजिए। भारत के जितने भी पर्वत और पहाड़ी, हालांकि आप अपने भी मैप में देख सकते हैं। यहाँ देखिए जो है ना आपको ये इलाका पूरा का पूरा जो है ना
उत्तरी जो है ना हिमालय का है। उत्तरी हिमालय में जो है जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ पे ना आपको काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी में आपको देखिए सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम K2 भी बोलते हैं, इसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। सियाचिन देखिए यहीं पे ग्लेशियर है लद्दाख में। फिर देखिए यहाँ काराकोरम है, कैलाश है, लद्दाख और जास्कर सब ट्रांस हिमालय का पार्ट है। उसके बाद देखिए यहीं पे देखिए आपको पीरपंजाल दिख जाएगा, धौलाधर दिख जाएगा, नाग टिब्बा, किमायू, ये सब जो है यहाँ पे जगह का नाम है और यहाँ पे सब श्रेणी का नाम है। उसके बाद देखिए आपका जो माउंट एवरेस्ट जो आपको जो ग्रेट हिमालय, देखिए बीचों बीच कौन सा हिमालय गया, ग्रेट हिमालय, ये दिख रहा है ना ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालय में कुछ कुछ चोटी का नाम देखिए आपको पूछेगा क्रम फजान, देखिए कामेत है, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। तो ये आपको वेस्ट टू ईस्ट देख लीजिए और ईस्ट टू वेस्ट देख लीजिए, क्रम फजाने देगा तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे। फिर देखिए हिमालय जो ग्रेट जो हिमालय है वो आपका जो है ना यहाँ देखिए ये है नामचा बर्मा, ये क्या है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा है। बाकी यहाँ देखिए यहाँ आपको अरावली पर्वत मिल जाएगा, गुरु शिखर इसकी ऊंची चोटी है। यहाँ देखिए विंध्यन श्रेणी मिल जाएगा, फिर आपको सतपुड़ा मिल जाएगा, यहाँ आपको अजंता मिल जाएगा। फिर यहाँ देखिए आपको यहीं पर अमरकंटक है, यहाँ मैकाल पर्वत मिल जाएगा। फिर यहाँ बालाघाट है, यहाँ हरिश्चंद्र है, बाबा बुदान है, ब्रह्मगिरी है, यहाँ देखिए नीलगिरी है। उसके बाद देखिए ये तो आपको पूरा पश्चिमी घाट हो जाएगा, ये आपका पूर्वी घाट आपको पर्वतमाला हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए सबसे साउथ में कार्डेमम की यहाँ पहाड़, ये एग्जाम में पूछ चुका है। इधर देखिए ये रंपा, अन्नामलाई, पालकोंडा, जावेती, सेवरॉय, पंचमलाई, पालनी, ये सब नॉर्थ टू साउथ या इसको क्रम फजाने पूछता है तो इसको देख लीजिए। बाकी देखिए नॉर्थ ईस्ट में कुछ कुछ पहाड़ी देखिए गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है। फिर मिकीर है, रेंगमा है, पटकई बूम है, नागा पहाड़ी है, मिजोरम या लुसाई पहाड़ी है। यहाँ पे देखिए राजमहल पहाड़ी, यहाँ पाराफमा से ऊंची चोटी है। ये सब जो है ना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए साउथ में जो यहाँ अन्नामलई है, फिर यहीं पर अन्नामुदी है जो ऊंची चोटी सब है। फिर देखिए यहाँ पे नीलगिरी में डोडाबेटा है, इस सब की हाइट पूछती है। तो ये आप एक बार ना इसको पॉज करके अच्छे से देखिए कहाँ पे कौन सा पहाड़ी है, कौन सा पर्वत है, या तो नॉर्थ टू साउथ या साउथ से नॉर्थ, इसको क्रम एक बार आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको मैप में दिखा दें, अब यहाँ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया जो है इधर जो प्रायद्वीपीय पठार है ये आपका गोंडवाना का हिस्सा है। जो महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत जो वेगनर महोदय का है उन्होंने उसमें उनके अनुसार जो है पूरा पहले जितना भी लैंड का पार्ट उनको उन्होंने पेंजिया नाम दिया था। फिर ये पेंजिया दो पार्ट में टूटा, एक को कहा गया अंगड़ा लैंड, एक को कहा गया गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड जो प्रायद्वीपीय पठार है ये हमारा हिस्सा है। और आपको जो हिमालय पर्वत जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ आपको पता है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। भारत में जो है अगर फिजिकल फीचर इसका इंडिया का देखिएगा तो लगभग पर्वत जो है लगभग 10.7% पे है, पहाड़ लगभग 18% पे है, पठार लगभग 27.7% पे और मैदान लगभग 43% एरिया पर है। मतलब कि सबसे अधिक आपको मैदानी भाग का एरिया दिखाई पड़ेगा। अब हम लोग इसमें उत्तरी हिमालय के प्रमुख पर्वत या माउंटेन्स पढ़ लेते हैं। अभी आपको मैंने मैप में दिखाई दिया है। देखिए सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है। क्या आता है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में जो है ना जो कुछ कुछ श्रेणी हैं, जैसे अभी आपको मैं काराकोरम दिखा दिया, लद्दाख दिखा दिया, जास्कर दिखा दिया, ये सब इम्पोर्टेंट है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, ये हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पे दो घाटी या वैली का नाम है हुंजरा और नुमरा, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। तो आप ये जब ग्रेट हिमालय के ट्रांस हिमालय के बाद अब आता है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। तो महान हिमालय जो है ये कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पर्वत से लेके ये नामचा बर्मा तक है। ये देखिए ऐसे तलवार की भांति है, ठीक। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है और ये नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश में है। अब इसकी जो ऊंची चोटी से माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा है और मकालू है। तो ये सब मैं आपको वहाँ पे डायग्राम में दिखा ही दिया हूँ, नहीं तो आप अपने भी मैप में देखिए कहाँ कहाँ ये चीज़ है, ताकि बेहतर रिवीजन आपका भी मैप में हो सके। बाकी देखिए यहाँ जो है ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय, मतलब ये ग्रेट हिमालय है, ये जो है ना
मिडिल हिमालय, इसके दोनों के बीच में कई सारा घाटी है, जैसे कश्मीर की घाटी, जम्मू कश्मीर में लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, एचपी में तो हिमाचल प्रदेश है, कुल्लू कांगड़ा में तो हिमाचल प्रदेश है, काठमांडू नेपाल है, फूलों की घाटी कहाँ है, ये जो आपका उत्तराखंड में है। और यहाँ कुछ घास के मैदान है, मर्ग जम्मू कश्मीर में है, बुग्याल आपका जो है ना उत्तराखंड में। क्वेश्चन पूछता है कि इसको क्या बोलते हैं, सब घास के मैदान है। जब आप ग्रेट हिमालय के और साउथ में जब आइएगा तो आपको मिलेगा कौन सा हिमालय, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का कुछ आपको भी मैं दिखाया था श्रेणी या रेंज, जिसमें कि पीर पंजाल है, धौलाधर है, मसूरी है, नाग टिब्बा है, महाभारत श्रेणी है। सब मिडिल हिमालय का ही अलग अलग जगह अलग नाम है। फिर यहाँ कुछ दर्रे हैं, बनिहाल है, पीर पंजाल है, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, ऐसे पर्यटन स्थल आपको इसी इलाके में देखने को मिलता है। अब सबसे साउथ में यहाँ तो ग्रेट हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय, यहाँ शिवालिक, ये आपका शिवालिक है, सबसे दक्षिणी भाग में है और ये सबसे नया भाग है, नवीन भाग है। और ये कम ऊंचाई का और ये कटा फटा है, ऐसे ऐसे कटा कटा है। और यहीं पे कुछ कुछ दून है, जैसे देहरादून है। ये तो आपका हो गया कि कैसे कैसे जो है ना ग्रेट हिमालय है, मिडिल और शिवालिक है। अब जो है ना हिमालय को हम प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, वो भी नदी के आधार पे। अगर ये पूरा अगर आपका मान हिमालय का रीजन है, पंजाब हिमालय, देखिए पंजाब जो है ना, यहाँ सिंधु नदी से सतलज तक के बीच को पंजाब वाला बोलते हैं। फिर यहाँ होता है क्यूमायू, ये सतलज से कहाँ तक है, काली नदी तक, काली नदी तक है। काली नदी से लेके यहाँ तक नेपाल बोलते हैं, इसमें काली से तीस्ता है ये। और यहाँ तीस्ता से लेके यहाँ दिहांग तक को असम का हिमालय बोलते हैं। सबसे जो है ना लंबा कौन है, आपका नेपाल का है, 800 किलोमीटर, ये भी एग्जाम में पूछा है। अब कुछ मैं आपको पूर्वांचल पहाड़ी दिखाया था मैप में, और अपने भी मैप में आप देखिए पूर्वांचल पहाड़ी को, अबोर दिख रहा होगा, मिरी दिख रहा होगा, डफला दिख रहा होगा, ये नॉर्थ टू साउथ है। ऐसे और भी जो वहाँ आपको मैप में दिख रहा है वो सारी पहाड़ी को टिक कीजिए और नॉर्थ टू साउथ एक बार मैचिंग कर लीजिए। ये सब आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। फिर गारो खासी जयंती आपको वेस्ट टू ईस्ट है, आपको पटकई भूमि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है। नागा हिल आपको यहाँ का जो चोटी का नाम है माउंट सरामती, ये सब ध्यान रखिए। फिर उसके बाद आइए अब उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान में देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो उत्तरी मैदान है एक्चुअली ये गंगा का मैदान है, और ये जो हिमालय के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है उत्तरी मैदान। अब यहाँ उत्तरी मैदान को इसे अगर यहाँ पूरा अगर इंडिया अगर इसे उत्तरी मैदान का अगर हम बनाए यहाँ पे, तो ये देखिए पूरा इधर यहाँ तक उत्तरी मैदान, ये पूरा इलाका है। उत्तरी मैदान जो है इसमें देखिए इस इलाके को सिंधु और सतलज का मैदान बोलते हैं यहाँ का, ठीक ना। फिर इस इलाके को गंगा का मैदान है, और इधर आपको इधर जो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी बोलती है इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये 3 पार्ट में, सिंधु सतलज मैदान, गंगा का मैदान। और गंगा का मैदान में देखिए 3 पार्ट में, देखिए एक होता है अपर गंगा, एक है मिडिल गंगा, एक है लोअर गंगा जो बिहार और मध्य पश्चिम बंगाल सब में जो है। अब ब्रह्मपुत्र मैदान तो इधर आपको असम में है ही। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपका उत्तरी मैदान जो है ये पंजाब से लेके असम तक है, और लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई है। अब जो मैदानी भाग का जो संरचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे कि मान लीजिए शिवालिक जहाँ ख़त्म हुआ, जहाँ शिवालिक आपका ख़त्म हुआ, ये आपका मिडिल हिमालय है, आपका ग्रेट हिमालय है। शिवालिक के नीचे यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा जो है ना क्या है, नॉर्दर्न जो प्लेन या उत्तरी मैदान है। तो शिवालिक के जस्ट नीचे छोटे छोटे या कुछ बड़े बड़े पत्थर कंकर हैं, जिसमें नदियाँ लुप्त हो जाती है, जो नदियाँ हिमालय से आती है, इसको भामर या भावर बोलते हैं। यहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती है और शिवालिक के जस्ट नीचे है। और यहाँ चूँकि जलोढ़ शंकुर, जलोढ़ पंख, ऐसी स्थलाकृतियों का यहाँ निर्माण होता है। और असम में इस क्षेत्र को द्वार बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद तराई भावर के, और जब आप थोड़ा दक्षिण साउथ जाइएगा तो आपको तराई का क्षेत्र मिलेगा। ये दलदली क्षेत्र है, और यहाँ पे जो है ना कंकर पत्थर थोड़ा दलदली है, और यहाँ पे नदियाँ जो है ना बाहर निकल आती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। अब देखिए नॉर्दर्न प्लेन या उत्तरी मैदान में कुछ ऐसा इलाका है ऊपर वाला जहाँ हर एक साल बाढ़ नहीं आते। ऐसे जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर मृदा या पुराना जलोढ़ बोलते हैं। और जहाँ हर एक साल बिहार में, यूपी में, असम में बाढ़ हर एक साल आती है, यहाँ नई मिट्टी आती, इसको बोलते हैं खादर। और
आपको मैदानी भाग में सबसे अंतिम मिलेगा डेल्टा, जो नदी के मुहाने में जब नदियाँ जब समुद्र में गिरती है तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। और डेल्टा में चास और बिल्स नाम की 2 स्थलाकृति भी बनती है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू या प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार आप देखिएगा तो आपको कुछ इस तरह का जो है ना ऐसा करके विस्तार है, मतलब ट्रायंगल तरह का विस्तार है। और ये गोंडवाना का हिस्सा एग्जाम में पूछ चुका है। ये 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है पूरा। इसमें 2 तरह की एक्चुअल में स्थलाकृति है। आपको कहीं पठार मिलेगा, प्लेट्यू मिलेगा, और कहीं आपको पहाड़ी मिलेगी, जैसे अरावली की पहाड़ी है या छोटा नागपुर का पठार है। तो 2 तरह की स्थलाकृति आपको प्रायद्वीपीय पठार में देखने को मिलेगा। अब हम पहले पहाड़ी भाग को एक बार देख लेते हैं मैप में, तब हम इसको पढ़ेंगे। देखिए आपको यहाँ मैप में मैं दिखाई दिया था। देखिए ये पूरा आपको अरावली का पर्वत है, विंध्यन है, सतपुड़ा है, जनता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, बाबूदान, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, ये सब आपको राजमहल की पहाड़, ये सब पहाड़ी इलाका है। और बीच बीच में आपको कई सारा पठार या प्लेट्यू देखने को मिलता है। इस मैप को आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतर ढंग से सब कुछ दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए विंध्यन रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, ठीक नहीं, सब नदियाँ गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। यहाँ देखिए आपका गंगा नदी फ्लो हो रही है। ये पूरा का जगह, ये देखिए इधर का जो है ना ये सिंधु फतह का मैदान था, ये गंगा का मैदान है, और यहाँ आपका ब्रह्मपुत्रा का क्या है, मैदान है। तो ये सब आपको मैप एक बार अपने मैप में लोकेट कर लीजिए इस सब चीज़ को। अब हम सबसे पहले पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार में जो है उसको देख लेते हैं। पहला तो अरावली है। ये प्राचीनतम पर्वत या माउंटेन है। ये फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है, लेकिन ये अवशिष्ट है, रिलिक्ट है। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसका निर्माण जो है पेलोजोइक काल में हुआ है, और इसकी ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर। आप वहाँ मैप में लोकेट कीजिए। देखिए ऐसे आपको अरावली दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए राजस्थान के आसपास, यहाँ पे आपको यहाँ गुरु शिखर लिखा होगा। आप मैप में उसको इजीली लोकेट करके देखिए आसपास और कोई क्या है, कुछ है क्या वहाँ पे। अगला विंध्यन है। ये इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बिहार तक, कैमूर तक गया है। ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक ना। और ये जो है ये भी अवशिष्ट का एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट में मार्बल का भंडार इसी श्रेणी में है, और बिहार में कैमूर श्रेणी इसको कहा जाता है। अगला आपका सतपुड़ा है। सतपुड़ा जो है ना, ये सतपुड़ा जो आपका जो हिल है या पहाड़ी है, ये नर्मदा के दक्षिण में, मान लीजिए अगर ये नर्मदा नदी बह रही है, ठीक, नर्मदा के दक्षिण में, ठीक ना, तो दक्षिण जो आपका ये हो गया। उसके बाद जो है ना तापी के उत्तर में, अगर ये तापी नदी बह रहा है तो तापी के क्या है, उत्तर में है। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये विंध्य, ये मतलब सतपुड़ा है, इधर नर्मदा बह रही है और इधर तापी बह रही है। ब्लॉक पर्वत है, और ये भी अवशिष्ट का एग्जाम्पल है। हाईएस्ट चोटी धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर है। दूसरी चोटी इसका अमरकंटक है, यहीं से आपको कौन नदी निकलता है, नर्मदा नदी निकलती है। अब देखिए जो है ना, जो पर्वत अगर जहाँ प्रायद्वीपीय पठार में आप देखिएगा हिल में, तो आपको देखिए यहाँ पे ये जो है आपका, ये जो है ना यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी घाट यहाँ पे, और ये यहाँ पर आपका पूर्वी घाट है। देखिए पश्चिमी घाट और इस तट के बीच में ये मैदानी भाग है, लेकिन ये आपको पश्चिमी घाट भी एक पर्वत ही तो है, ये भी आपका पर्वत या पहाड़ी ही तो है। अब वही पढ़ने जा रहे हैं। तो ये नॉर्थ से साउथ तक जो है ना फैला हुआ है। और जब आप पश्चिमी घाट को देखिएगा ना, जब इधर आइएगा तो इसकी ऊंचाई इधर बढ़ते जाती है। और ये तापी नदी से लेकर कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक ये पश्चिमी घाट है, और ये 1600 किलोमीटर है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। मतलब कि हिमालय के बाद ये सबसे दूसरी सबसे लंबी है, लंबाई में अगर बात किया जाए। पूर्वी घाट से अधिक ये ऊंचाई पर है। अगर ये ऊंचाई पर है तभी सब नदियाँ का बहाव इधर है या तो इस साइड है। ये आप ध्यान, एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदई, ये सबसे ऊंची चोटी है। और सेकेंड हाईएस्ट जो है ये दोड्डा बेटा नीलगिरी पहाड़ी पर है। और पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं। और ये सह्याद्री जो है ना, इसका 2 पार्ट में, यहाँ अगर 16 डिग्री एक अक्षांश का लाइन है, इसको उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं, इसको जो आपका साउथ वाला सह्याद्री बोलते हैं। तो इधर का जो सह्याद्री जो 16 डिग्री के ऊपर वाला है, ये आपको बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है, और इधर वाला आपका ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। अगला यहाँ के कुछ प्रमुख जो चोटी है, एक और भी कलसुबाई है, केंद्रमुखी है, महाबलेश्वर है। और महाबलेश्वर से आपको 5 नदियाँ निकलती है। प्रायद्वीपीय पठार में कुछ और भी हिल है, जिसमें एक है आपका नीलगिरी हिल, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। सेकेंड हाईएस्ट पीक डोड्डा बेटा है, मतलब साउथ का या प्रायद्वीपीय पठार का, यहीं पे ऊटी यहीं पर है। अन्नामुदी
इसी पर है, ठीक ना। और ये शीतोष्ण वन यहाँ के 16 वन भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, जो पश्चिमी घाट में ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ देखिए ये जो है ना, यहाँ पे पश्चिमी और पूर्वी घाट आ रहा है, यहाँ पे नीलगिरी इसको ज्वाइंट को बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे अन्नामलाई है, फिर यहाँ कार्डेमम है, और अंतिम देखिए नागरकोयल भी एक पहाड़ी है सबसे साउथ में। अगर देखिए इस बार बीपीएससी पूछा था, नागरकोयल का एग्जाम्पल नहीं दिया था, लेकिन कार्डेमम का एग्जाम्पल दिया था। इसका मतलब कार्डेमम सबसे दक्षिण में उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आप ये नागरकोयल का भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए पूर्वी घाट में क्या कहानी है, तो ये पूर्वी घाट तो इधर है आपका, ये पूर्वी तट के पैरेलल है, बट ये नॉन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ये बीच में कटा फटा है। और ये उड़ीसा से कहाँ है, नीलगिरी तक है। हाईएस्ट पीक विशाखापत्तनम है, सेकंड हाईएस्ट महेंद्रगिरी है। और जो है इसमें कुछ कुछ और है, जैसे कि नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पोलकोंडा, ये नॉर्थ टू साउथ है। और सेवरोय हिल जो है आपका पूरी तरह तमिलनाडु में है। कुछ कुछ और भी इम्पोर्टेंट हिल है, उसको देख लीजिए, जिसमें एक राजमहल का हिल छोटा नागपुर पठार में है, गरजत पहाड़ी उड़ीसा में है। आप मैप में लोकेट कीजिए, देखिए मिलेगा आपको। गिर देखिए गुजरात में दिखाई पड़ेगा, कच्छ आपको गुजरात में दिखाई पड़ेगा, सतमाला आपको गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर दिखाई पड़ेगा, और हरिश्चंद्र आपको महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा होगा। मैप में देखिए इसको। आगे देखिए प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख पठार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है दक्कन का पठार। आप मैप में देखिए, आपको दक्कन का पठार दिखाई पड़ रहा है। इसको हम व्यक्ति दो भाग में बांटते हैं। एक तो दक्कन लावा का पठार है, यहाँ लावा निर्मित है, ये क्रेटेशियस काल में बना हुआ है, यहाँ काली कपासी मिट्टी पाई जाती है। दूसरा देखिए आंध्र प्रदेश का पठार है, इस इलाके में देखिए यहाँ पे एक तो तेलंगाना का पठार है, ये लावा से बना है, और एक है आपका रायलसीमा का पठार, ये आपको आर्कियन चट्टान से बना हुआ है। अब पूर्वी भारत में कुछ कुछ पठार का नाम देखिए। एक तो बघेलकन का पठार मध्य प्रदेश में है, दंडकारण्य का पठार, इसका विस्तार छत्तीसगढ़, आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है। यहीं पे आपको बैलाडीला श्रेणी और अबुझमार पहाड़ी देखने को मिलेगा दंडरायण में। आप मैप में देखिए, सबको आपको दिखाई पड़ेगा। छत्तीसगढ़ बेसिन, यहाँ डल्लई हजारा लोहे का खान है, ठीक, राजहरा सॉरी। छोटा नागपुर पठार भी है, ये रूढ़ प्रदेश भारत का कहा जाता है। यहाँ ये बहुत चक्रीय स्थलाकृति है, मतलब कि यहाँ पे कई लैंड रिफॉर्म बन चुका है। यहाँ पे कोयला, लोहा, मैग्नीज, तांबा, यूरेनियम सब कुछ मिलता है। मेघालय का पठार, इसको शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होता है। गारो खासी जयंतिया यहाँ का प्रमुख जो है ना ये पहाड़ी है, और ये गारो का सबसे ऊंची चोटी का नाम है नौकरेक, ये हिमाचल प्रदेश में ही है। अब आइए मध्य पठार, भारत के कुछ पठार। एक है बुंदेलखंड, ये उत्काद भूमि, मतलब इतना यहाँ नदी सब बिहर भूमि बना दिया है, और मालवा मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। नेक्स्ट कुछ साउथ में भी पठार है। दक्षिण के पठार में एक है कर्नाटक में, यहाँ बाबा उदन की पहाड़ी है, केंद्रमुखी सर्वोच्च चोटी है। फिर तमिल उच्च भूमि है, इसको यहाँ पे कोयम्बटूर का पठार है। सब मैप में आप इसको लोकेट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अभी जैसे आपको बताइए, मैं अगर पूरा इंडिया है तो यहाँ तक घाट है, पश्चिमी और पूर्वी घाट है, तो तट और घाट के बीच में आपको तटवर्ती मैदान है। तो ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान, ये पूर्वी तटवर्ती मैदान, अंतर देख लीजिए। ये कच्छ से जो है ना आपका कन्याकुमारी तक है, ठीक। ये अधिक विविधतापूर्ण है। यहाँ नदियाँ छोटी और तीव्रगामी है, क्योंकि यहाँ देखिए कम दूरी है, और यहाँ नदियाँ एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और यहाँ कयाल या बैक वाटर जो है ना हमको केरला में दिखाई पड़ता है। पूर्वी तट जो है ना आपको स्वर्ण रेखा से यहाँ भी कन्याकुमारी तक है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा देखिए, आपका पूर्वी जो है ना पूर्वी तट का नहीं है, देखिए ये चौड़ाई ज़्यादा ये वाला, और इधर जो थोड़ा सा कम है। और यहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती है, क्या बनाती है, क्योंकि नदियाँ बहुत दूर से आती है यहाँ पे। यहाँ प्रमुख झील है, चिल्का झील है और पुलिकट झील है। यहाँ कयाल है। तो यहाँ देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ जो है ना इस तट को जो है ना, इस तट में देखिए कोंकण तट बोलते हैं, केनरा का तट बोलते हैं, मालाबार का तट बोलते हैं। यहाँ ये वाला उत्तरी सरकार को बोलते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु में इसको कोरोमंडल का तट हम लोग कहते हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मैप भी देख लीजिए एक बार आप इस मैप को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये गुजरात से लेकर यहाँ तक इसको काठियावाड़ का तट बोलते हैं।
देखिए यहाँ से लेके ये आपको गोवा तक आपको कोंकण का तट है, गोवा से लेके मैंगलोर तक कन्नड़ का तट है, और मैंगलोर से कन्याकुमारी आपका मालाबार का तट है। यहाँ देखिए उड़ीसा से लेके यहाँ महानदी तक उत्कल का तट बोलते हैं। यहाँ से लेके फिर कृष्णा तक आपका ये उत्तरी सरकार का तट है, और फिर ये कृष्णा से यहाँ कावेरी आपको कोरोमंडल का तट है। ये देखिए पूर्वी घाट एक कटा छटा है और ये कटा छटा नहीं है। अब कुछ द्वीप या आइलैंड है। एक तो लक्षद्वीप है, ये चुनाव प्रधान प्रवाल है, प्रवाल भित्ति। यहाँ पे कुल 36 आइलैंड है। राजधानी कहाँ है? कवारत्ती है। अगला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। ये दक्षिणी अंडमान में इसकी राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर। यहाँ सैंड पीक जो ऊंची चोटी है ये नॉर्थ अंडमान में है। माउंट ड्यूबिल चोटी है, कोयोबो है, हेरियट है और लुथियर है। ये सब पूछता है और कहाँ कहाँ मैं लिख दिया। देखिए ग्रेट निकोबार में लुथियर है, हेरियट आपको साउथ अंडमान में है। तो ये सब आपको मैचिंग में पूछेगा, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा और इसको मैप में आप लोकेट कर लीजिए कहाँ कहाँ है। फिर आपको कुछ आइलैंड के ग्रुप या समूह है, जैसे एक है अरब सागर में, देखिए क्या क्या है, वेद, नोरा, पिरपटान, करूभार, ये सब कच्छ की खाड़ी में छोटे छोटे जो है ना यहाँ पे आइलैंड है। फिर आपको खदिया बेट, आलिया बेट, आपको ये नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर है। द्वीप जो है खंबात की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप है। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र पुलिकट झील के अंदर है ये हरिकोटा द्वीप, ठीक ना, झील के अंदर है। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र यहीं पे है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है, ये ब्राह्मणी नदी के तट पे है। और यहाँ अब्दुल कलाम द्वीप इसी को कहा जाता है। फिर एक पब्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। अब फिजिकल फीचर्स इंडिया का पढ़ने के बाद हम भारत का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, और इसको में मैप आप देख लीजिए। देखिए हमारे देश में हिमालय जो नदियां हैं दो प्रकार का, एक हिमालय की नदियां हैं, एक प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं। तो दोनों में अंतर विवाद बीपीएससी 67 जो कैंसिल एग्जाम हुआ था पूछा था। हिमालय की नदियों में पानी हमेशा रहता है क्योंकि बर्फ़ से पिघलता है। यहाँ वर्षा पर ही मतलब ऋतु आधारित नदियाँ यहाँ की प्रायद्वीपीय पठार की। यहाँ का विशाल द्रोणी हो, गंगा कितना विशाल इसका ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ की छोटी होती है, ये अधिक लंबी है, मतलब यहाँ से हिमालय से होते हुए तब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये लंबी है, ये कम लंबी है प्रायद्वीपीय पठार की। समुद्र में कम गिरती। अधिकतर नदियाँ जो है ना यहाँ की सहायक नदियाँ, जैसे कि ये गंगा है, गंगा ऐसे ना, गंगा में इधर पे देखिए बहुत नदियाँ जो इसी में आके मिल जाती है। मतलब कि हिमालय की सब नदियाँ समुद्र तक नहीं जाती है, कई नदियाँ इसी में सहायक नदियाँ, जैसे यमुना है, यमुना गंगा की है, इसमें भी और कई सहायक नदियाँ हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर ये डायरेक्ट समुद्र में गिर जाती है। ये गॉर्ज का निर्माण करती, जब चूँकि नदी जब कोई बहुत ऊंचे से जब गिरती तो ये ज़मीन को काट के गॉर्ज का निर्माण करती है, और ये नहीं करती है। यहाँ नौका गमन हो सकता है, लेकिन इधर ना नाव चलाना प्रायद्वीपीय पठार में थोड़ा सा यहाँ के नदियों में मुश्किल है। और यहाँ जो हिमालय की नदियाँ ऐसे विसर्प करके चलती है ऐसे करके, लेकिन यहाँ की प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ सीधा ऐसे एकदम चलता है। फिर ये डेल्टा बनाती है, और ये क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण या ज्वारनद मुख बनाती है। अब हम इम्पोर्टेंट जितना भी रिवर सिस्टम है उसको हम देखेंगे। आप एक बार मैप को देख लीजिए, मैं आपको एक मैप में भी पहले दिखा देता हूँ नदियाँ, तब हम बारी बारी सब कुछ पढ़ेंगे। आप एक बार इस मैप को भी यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये सबसे पहले गंगा नदी यहाँ पे है, फिर आपका देखिए ये ऐसे यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आ रही है। फिर ये आपका सिंधु नदी यहाँ जा रही है, इसमें सहायक नदियाँ हैं, रावी, सतलज, ब्यास है। फिर आप देखिए यहाँ आपका महानदी बहेगा, ठीक ना। फिर आपका देखिए ये गोदावरी है, फिर ये कृष्णा, कावेरी, वेगई नदी है, यहाँ पे नर्मदा है, यहाँ तापी है, यहाँ माही नदी है, इसी में इधर साबरमती नदी सब बहती है। तो ये सब कुछ को नदियाँ का लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको नॉर्थ टू साउथ या साउथ कुछ भी क्रम फजाने बोल सकता है। सबसे पहले हम इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ देखो मैं मैप में काफ़ी बेहतर ढंग से बता दें। देखिए ये नदी सिंधु नदी से बह रही है, ठीक। ये आपका तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक सानो ख्यावाम हिमनद है, वहाँ से निकलती है। ये पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती मतलब हिमालय के बनने से पहले की है ये नदी। ये गॉर्ज का निर्माण करती है। इसमें देखिए कुछ सहायक नदियां हैं, श्योक, गिलगित, काबुल, खुर्रम, गोमल, संगर। और देखिए इधर से देखिए कुछ झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब कहीं ना कहीं सिंधु में ही आके ओवरऑल मिल जाती
है। अब कुछ और इसमें फैक्ट देखिए कि जो है आपका ये जो झेलम नदी जो है ये दिख रहा है आपको, ये वेरीनाग के पास से शेफनाग झील से निकलती है, ठीक ना। और झेलम नदी पर ही तुलबुल परियोजना है, मैं कुछ प्रोजेक्ट का भी नाम लिख दिया हूँ। चिनाब जो है ना वारालाचा दर्रा के पास से निकलती है। इस पर चिनाब नदी पर ना बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना है। राबी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास नदी जो है ये ब्यास कुंड, ये रोहतांग के ही पास है, ब्यास कुंड से निकलती है। इसमें पोंग परियोजना या प्रोजेक्ट है। सतलज नदी जो है राकसताल तिब्बत के पास से मानसरोवर से निकलती है और ये भी एक पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है सतलज। और यहीं पे आपका भांगड़ा नागल बांध है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और भांगड़ा नागल बांध में ही आपको ना गोविंद सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। फिर देखिए यहाँ तक इसमें गंगा छूट गया है। गंगा की एक सहायक नदी है आपका यमुना, ये मान ली गंगा ऐसे बह रही है, ठीक ना। तो यहाँ आप जब इसको देखिएगा तो गंगा की जो है ना सहायक नदी की यमुना है, जो कि आपका इलाहाबाद में से आके मिलती है। तो यमुना का देखिए क्या है पहला, तो ये कहाँ से निकलती, यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ जगह से, ठीक। अब देखिए यमुना की भी कई सहायक नदियाँ हैं, जैसे हिंडन है, रिहंद है, सेंगर है, वरुणा है, इधर कैन है, बेतवा है, सिंध है। फिर देखिए चंबल इसकी एक सहायक नदी, चंबल की भी और नदियाँ सहायक, जैसे कि पार्वती है, बनास है, काली सिंध है और छिपड़ा है। ये सब चंबल की सहायक नदी थी। बीपीएससी या और भी एग्जाम में सहायक नदियाँ पूछने पर ज़्यादा चांस रहता है, तो इसको आप तक ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर का यहाँ मैं बनाया हूँ कुछ मैप। देखिए ऐसे ब्रह्मपुत्रा ऐसे तिब्बत के पठार होते हुए अरुणाचल प्रदेश में इंडिया घुसती है, असम ऐसे होते हैं, बांग्लादेश जाते, आपको गंगा में क्या हो जाती है, मिल जाती है। देखिए निकलती कहाँ से है, ये जो है ना ये आपका चेम युंग डुंग हिमनद से निकलती है। इसको यहाँ तिब्बत में सांगपो बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के। फिर आगे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं और यहाँ यू टर्न लेती है यहाँ पे, ठीक ना। और इसमें देखिए मैं कुछ देखिए सहायक नदी में लिखा हूँ, इसमें कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है, इसके लिए खाली आप सहायक नदियाँ का नाम याद रखिए कौन किधर से मिलता है इसको मत ध्यान दीजिए। देखिए सुबनसिरी है, दिवांग है, सिकांग है, लोहित है, दिहांग, धनसिरी आपका। फिर यहाँ तिस्ता, कामेंग, मानस, ये सब ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ है। फिर जब ये गंगा से मिलती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है बांग्लादेश में। फिर यहाँ देखिए अगला रिवर सिस्टम आपका नर्मदा है। आप अपने मैप में देखिए नर्मदा ऐसे करके ये बंगाल की खाड़ी में या खंभात की खाड़ी में गिरता है, फिर अरब सागर में गिरता है। ये कहाँ से निकलता है, अमरकंटक की पहाड़ी से। इधर विंध्यन है और यहाँ आपका सतपुड़ा है और यहाँ आपका अजंता है। देखिए विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में कौन नदी है, नर्मदा। ये भ्रंश घाटी में जा रही है। ये भी देखिए आपका भ्रंश घाटी में बह रहा है। क्वेश्चन पूछा है नर्मदा और जो है ताप्ती किस में बहती है, ये आपका भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में बहती है। अब देखिए इसमें देखिए आपका जो ये जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर में हिरन, बारना सहायक नदी है। फिर दूधी, तवा, शेर, शकर, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं, ध्यान रखिए बीपीएससी पूछता है। फिर ये तापी नदी है, कहाँ से निकलते, बैतूल के मुल्ताई से, और ये कहाँ गिरती जाती है, खंभात की खाड़ी में। ये दोनों नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। फिर एक नदियाँ और देखिए यहाँ महानदी है, कहाँ से, सिहुआ मध्य प्रदेश से निकलता है और इसकी सहायक नदी क्या नाम है, ब्राह्मणी, बैतरनी। और इसका बीपीएससी और पूछा था तेल किसकी सहायक नदी है, देखिए महानदी की, और ये इब इसकी सहायक नदी है महानदी, ये सब पूछता है। अगला ये गोदावरी, देखिए गोदावरी जो है आपका ये त्र्यंबक नासिक से निकलती है। इसमें देखिए सहायक नदियाँ देखिए खाली क्रम मतलब कि इधर से कुछ नहीं, खाली देखिए कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, पेंच, प्राणहिता, मूला, प्रवरा और मंजरा इसकी सहायक नदियाँ हैं किसकी, गोदावरी की, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला नदी का नाम आपका कृष्णा। कौन नदी, कृष्णा। ये कहाँ, महाबालेश्वर से निकलती है। अब देखिए कौन, वरना, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमाल, मालप्रभा, दूध गंगा, मूसी, तुंगभद्रा, ये सब इसकी सहायक नदियाँ है। सहायक नदी पूछता मैं इसके मैप में बना दिया हूँ। अब देखिए कावेरी नदी है, ये देखिए कहाँ से, ब्रह्मगिरी कर्नाटका से निकलती है, ऐसे बह के ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। मैप में देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा।
हेमवती, सिस्मा, काबिनी, अकरावती, भवानी, नोयल, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ इसकी सहायक नदियां हैं। और ये ग्रीष्म और शीत दोनों ऋतु में आपको वर्षा प्राप्त करती है। और यहीं पे शिव समुद्रम और हेगेन केल जलप्रपात इसी नदी पर है। कुछ कुछ और भी नदियां हैं, आप इसको लुसेंट या अगर पेरियार का बुक है वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि सबको यहाँ लिखना संभव नहीं था। तो दामोदर नदी एक छोटा नागपुर पठार से निकलती है। सहायक नदी बराकर है, ये बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी है, क्योंकि ये सब वहाँ वो अपना रास्ता बदलने के लिए विख्यात है। कुछ कुछ झील देख लीजिए, सब झील तो मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन हाँ कुछ कुछ झील देख लीजिए कि यहाँ पे लैगून झील में नहीं पूछता है कि वेननाड ये केरला में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। उसके बाद चिल्का सबसे बड़ा झील है, और सेकंड बड़ा कौन है, पुलिकट झील है। बाकी लुफेन में आप एक दो फैक्ट देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देखिए क्लाइमेट ऑफ इंडिया में क्या है, सबसे पहला कि जो जलवायु होता है, देखिए एक होता है मौसम, एक होता है आपका जलवायु। तो मौसम और जलवायु वेदर या क्लाइमेट में कुछ डिफरेंस होता है। देखिए मौसम जो है ना शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्लाइमेट लंबे समय के लिए होता है, ठीक ना। तो आप देखिए भारत का जो क्लाइमेट है ये आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये एग्जाम में पूछ चुका है। अब कहीं का भी अगर क्लाइमेट होता है पूरे वर्ल्ड में कहीं का भी, उसके कुछ कुछ ना डिसाइडिंग फैक्टर होता है क्लाइमेट का। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसका जो कुछ डिसाइडिंग फैक्टर है, उसमें सबसे पहला अक्षांश है, लेटीट्यूड है, ठीक ना। फिर पर्वत और पहाड़ी का प्रभाव हमारे देश के जलवायु पर, जैसे हिमालय अगर नहीं होता तो साइबेरिया की ठंडी हवा इंडिया पहुंच जाती, हम लोग ठंड में रहते हमेशा। पश्चिमी घाट जो है यहाँ पे ये पहाड़ी की वजह से यहाँ जोरदार वर्षा होती है। फिर अरावली जो पर्वत आपका राजस्थान में यहाँ पे है, ये इस तरह से है, चूँकि ये जो है ना वर्षा के पैरेलल हो जाती है, इसलिए यहाँ बारिश नहीं पड़ता राजस्थान में। अगर यही अरावली अगर इस तरह से हो जाता, जैसे कि गारो खाफी जयंती ऐसा हो जाता, तो यहाँ राजस्थान में बहुत जोरदार वर्षा पड़ती, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आपको पूर्वोत्तर की पहाड़ी, अगर यहाँ पे अगर गारो खाफी जगह जयंतिया है, ऐसे है, ओरिएंटल है, यहाँ सब हवा टकरा के यहाँ जोरदार वर्षा करती है, तो ये भी हो गया। उसके बाद ऊंचाई पर भी डिपेंड करता है, सागर से दूर कितना है इस पर भी क्लाइमेट अपना डिस्टेंस जैसे कि आपका जो तट पर जितना भी राज्य है वहाँ का जलवायु लगभग समान होता है, लेकिन आप जो आप दूर आइएगा जलवायु मतलब कि बदलता रहता है ठंडी गर्मी का मात्रा। फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी जो विक्षोभ है वो भी हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करता है। लैंडफॉर्म अलग अलग है, सागरीय प्रभाव भी डिफाइड करता है, जैसे कि एलनिनो और लालिना। एलनिनो एक ठंडी जलधारा, लालिना एलनिनो एक गर्म जलधारा है, लालिना एक ठंडी जलधारा है। जिस साल इंडिया में एलनिनो गर्म जलधारा आएगा उस साल मानसून उतना बढ़िया नहीं आता है, क्योंकि एलनिनो एक गर्म जलधारा है, तो गर्म होने का मतलब यहाँ लो प्रेशर इधर ही बन जाता है, तो इधर अच्छे से हवा बह ही नहीं पाती। मैं आगे इसको जिक्र करूँगा। आगे देखिए अब कुछ जेट स्ट्रीम भी और साइक्लोन भी, ये सब हमारे देश में जो जलवायु को डिसाइड करने वाले फैक्टर हैं, ये आप एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया में मेनली 4 सीजन या 4 ऋतुएं होती है। मानसून एक होता है, ये ऋतु के अकॉर्डिंग देखिए, एक मानसून देखिए क्या, तो मानसून का मतलब क्या हुआ ना, ऋतु या सीजन के अकॉर्डिंग जब विंड या हवा जब अपना दिशा चेंज कर ले। जैसे कि मान लीजिए अगर ये इक्वेटर है, यहाँ अगर इंडिया है, तो जब जून का महीना आता था हवा जो है ऐसे कर इधर बहती है, और जैसे अगर अक्टूबर सितंबर आता था हवा की दिशा इधर हो जाता है, यही आपका मानसून है, ठीक। हमारे देश में पहला विंटर सीजन अगर देखा जाए ग्रीष्मकाल शीतकाल में, ये सितंबर से लेकर फरवरी तक। ये सूर्य इस समय दक्षिणायन हो जाता है, मतलब कि अगर ये इक्वेटर है तो सूर्य इधर आ जाता है, ठीक ना। और ये नॉर्थन हेमीस्फीयर में इसमें कम तापमान होता है। इसमें पश्चिमी जेट स्ट्रीम से नॉर्थ इंडिया में थोड़ा बहुत वर्षा होता है, जो रबी फसल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। मतलब कि जनवरी फरवरी के महीने में यहाँ देखिए आपका ना, जब पूरा वर्ल्ड का मैप देखिएगा तो यहाँ पे जो इस जगह जो आपका जो भूमध्य सागर है वहाँ पे जो है ना आपका जो है ना ये जेट स्ट्रीम जब आती तो इंडिया के इधर इस इलाके में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो है ना वर्षा होती है, और ये रबी फसल गेहूँ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। फिर आपका समर सीजन देखिए, गर्मी में क्या होता है, मार्च से जून चलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सूर्य जो है धीरे धीरे ना अब ये साउथ से नॉर्थ की ओर शिफ्ट करना शुरू करेगा, और तब इंडिया में यहाँ गर्मी होना शुरू होता है। तो नॉर्थ इंडिया में अब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। और ये एक होता है ITCZ देखिए, जहाँ पे
ये दोनों हवा आपस में आके मिलती है, यही जोन को ITCZ बोलते हैं। और ITCZ जो है आपका खिसक के जो है ये 25 डिग्री अक्षांश के आसपास आपका आ जाता है, समर का बात है। और यहीं पे जो है ना अब इसी समय प्री मानसून साइक्लोन भी इंडिया में आता है, जैसे नार्वेस्टर पूर्वी भारत में बोलते हैं, काल वैशाखी ये चक्रवात का नाम है, ये पश्चिम बंगाल में बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम ये कर्नाटक और केरला में ये कॉफ़ी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, आम्र वर्षा आम्र वृष्टि दक्षिण भारत में इसमें आम जल्दी पक जाता है। और जो है वर्डो चिल्ला इसको नार्वेस्टर का ही नाम है, असम में कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आपका है अब रेनी सीजन। कौन सा सीजन? रेनी। देखिए रेनी सीजन जो है यहाँ पे जून से सितंबर अभी चल रहा है। ITCZ उत्तरी मैदान तक आ जाता है। देखिए ये अगर यहाँ पे ये यहाँ आ जाता है और ये लो गर्त बन जाता है, और सब जो है इधर चूँकि अब ये लो पर देखिए होता है एक्चुअली सिंपल ये है, ऐसे समझिए अगर ये इंडिया है, ये भूमध्य रेखा है, तो जून से लेके आपका जून तक जो ये पूरा इलाका गर्म हो जाता है, मतलब यहाँ पर लो प्रेफर हो जाता है, और इधर आपका हाई प्रेफर होता था। हमेशा हवा का नियम है हाई प्रेफर फिर लो प्रेफर चलता है। तो हवा ये जो व्यापारिक पवन है यहाँ इक्वेटर के पास आती है, और कोलेसिस बल या फेल के नियम पर ये इधर मुड़ जाते थे। यही आपका जो है ना रेनी फ्रेम में यहाँ वर्षा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहीं पे पूर्वी जेट स्ट्रीम से भी मानसून की उत्पत्ति होती है। देखिए जून के महीने में यहाँ तिब्बत के पठार में एक जो है ना जेट स्ट्रीम चलता है, इसको नाम है पूर्वी जेट स्ट्रीम, और ये पूर्वी जेट ऐसे बहते हुए यहाँ पे आके गिरती है। क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर बढ़ जाता है, तब हवा इधर जो आपका इधर हाई प्रेशर हो गया, यहाँ लो हो गया, तो हवा जो है हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर बहता है, इसलिए मानसून यहाँ बहुत अच्छा आता है। और इस समय ब्रस्ट ऑफ मानसून, अचानक से मानसून बारिश होता है, इसको ब्रस्ट ऑफ मानसून बोलते हैं, मतलब मानसून का फटना बोलते हैं। अब देखिए और समझिए यहाँ पे कि अगर ये इंडिया है, ठीक, तो यहाँ पे जब मानसून जब जून के महीने में आती है, तो ये हवा ऐसे आके फिर यहाँ ये इक्वेटर में जो है ना फेरल के नियम के अकॉर्डिंग इस ओर मुड़ जाती है। क्योंकि देखिए ये हवा कहाँ से आ रही है, ये हवा आ रही है दक्षिण पश्चिम से आ रही है, इसलिए इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं। और ये दो ब्रांच में बढ़ता है, एक तो आपका ये अरब सागर में जाता है, दूसरा बंगाल की खाड़ी में, ये ध्यान रखें। और देखिए जब ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ पहुँचता है हवा, तो ये इधर जो जाएगा तो आपका वर्षा की मात्रा कम होता है पूरब से पश्चिम। नेक्स्ट चलते हैं, आपका अंतिम है शरद ऋतु, ये अक्टूबर से लेके दिसंबर के महीने में आएगा, जो अभी अब आने वाला है। अब मानसून का इसमें लौटना हो जाता है, मतलब इंडिया में अब यहाँ जो है ना लो प्रेशर ख़त्म, यहाँ अब हाई प्रेशर बनेगा और हवा फिर लौट जाएगा। उत्तर पूर्व मानसून इसको बोलते हैं, उत्तर पूर्व देखिए आ रहा है, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व मानसून, ठीक। और इसमें तमिलनाडु में वर्षा होती है। मानसून उत्पत्ति के संबंध में कुछ थ्योरी है, एक को बोलते हैं तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत सिंपल ये कहता है कि इंडिया में जून मतलब मार्च से लेकर जून तक में ये गोलार्ध जो है काफ़ी जो है गर्म हो जाता है, यहाँ लो प्रेशर हो जाता है और इधर हाई प्रेशर होता है। नियम हवा का क्या है, हाई से लो चलना, ये तापीय सिद्धांत बोलता है। एक है ITCZ मतलब कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पे ये दो हवा के मिलती है, क्योंकि ये काफ़ी ये गर्म होता है। तो ये गर्म जब होता है तो ये धीरे धीरे नॉर्थ की ओर शिफ्ट करता है, तो लो प्रेशर भी नॉर्थ की ओर शिफ्ट करता है, इसलिए हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलता है। एक जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम भी हमारे देश में मानसून की उत्पत्ति में सहायक है। और एल लीनो, अगर मान लीजिए कि चूँकि एल नीनो जो है एक गर्म जलधारा है, अगर गर्म जलधारा इस इलाके में पहुँच गया तो जून के महीने में उसके पहले, तो यहाँ भी लो प्रेशर हो जाएगा और यहाँ भी लो प्रेशर हो जाएगा, तो हवा कहीं बहेगा नहीं। इसलिए एल नीनो आना हमारे देश में मानसून को जो है ना कम कर देता है या सूखा पड़ने का चांस रहता है। अगर लालिना आ जाए तो वर्षा और होगी, क्योंकि वो तो ठंडी जलधारा है। और हाई प्रेशर मतलब कि अगर जो लालिना आ जाएगा तो यहाँ इस इलाके में तो यहाँ हाई प्रेशर और हो जाएगा, और यहाँ लो प्रेशर है तो हवा जोर से यहाँ चलेगी और वर्षा और होगी। ध्यान रखिएगा, एल नीनो गर्म जलधारा है, ये बारिश नहीं कराती है भारत में। अगर लालिना आ जाएगा जो कि ठंडी जलधारा है, वो भारत में ज़ोरदार वर्षा कराती है। बाकी देखिए एक दो फिगर यहाँ और है, देख लीजिए यहाँ पे फिजिकल में। देखिए यहाँ पे आपका राजमहल की पहाड़ी, गरजत की पहाड़ी, नयागढ़ की पहाड़ी, देखिए उत्तरी सरकार है, देखिए वेस्टर्न ईस्टर्न घाट है, नल्लामाला, पालकोंडा, शेषाचलम, जवाती, सेबरॉय, सिरुमाली, पालनी, कार्डमम की पहाड़ी। ये आपको नॉर्थ टू जो है ना साउथ एकदम सजा लीजिए। बीपीएससी यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, बीपीएससी किसी एग्जाम में पूछेगा। देखिए अन्नामलाई पहाड़ी है, और देखिए नीलगिरी है, देखिए नीलगिरी इधर है, नन्नामलाई और साउथ में। अगर पूछ देगा तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे आपका कैमूर है, मैकाल है, विंध्यन है, सतपुड़ा है,
फिर आपका देखिए हरिश्चंद्र, बालाघाट, अजंता, सतमाला, ये सब आपको क्रम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अब हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर या भारतीय कृषि देख लेते हैं, इसमें जो इतना फैक्ट एंड फिगर है। देखिए इंडिया में लगभग 51 से 52% एरिया पर खेती ही होता है। उसके बाद अमेरिका में 20% होता है, जापान में 13% होता है और चाइना में मात्र 5% एरिया पर क्या होता है, खेती होता है। क्वेश्चन पूछ चुका है पूरे दुनिया में सबसे कौन सा ऐसा देश है जिसका सबसे अधिकतम एरिया पर खेती का काम होता है, भारत है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक होता है क्रॉप इंटेंसिटी या शस्य गहनता। ये क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ये लैंड है ज़मीन का, ठीक, एक साल में या एक कृषि वर्ष में इस ज़मीन पर कितनी बार हमने खेती किया, उसको बोलते हैं क्रॉप इंटेंसिटी। इसको हम लोग प्रतिशत में दिखाते हैं और हमारे देश में पंजाब का सबसे ज़्यादा जो है ना क्रॉप इंटेंसिटी क्यों है, क्योंकि वहाँ सिंचाई सुविधा है, उर्वरक है, इसलिए किसान एक साल में 2 या 3 फसल उगा लेता है। जितना अधिक बार फसल उगाएगा उसका क्रॉप इंटेंसिटी उसका उतना ही ज़्यादा होता है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में ड्राई लैंड फार्मिंग होता है, शुष्क कृषि होता है। 75 सेंटीमीटर से अधिक वाले में वेट लैंड फार्मिंग, मतलब आर्द्र भूमि, मतलब यहाँ पर गीला है इसलिए ऐसा होता है। अब देखिए हमारे देश में कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप है, मैं जल्दी करूँगा क्योंकि बहुत लंबा तो वीडियो हो जाएगा। देखिए चावल, यहाँ चावल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। चावल के कुछ किस्म का नाम है रत्ना, IR8, यमुना, पद्मा, जया। गेहूँ ये फुतोष्ण जलवायु फसल है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। किस्म है कल्याण, सोना, सोनालिका, लेरमा, हीरा, शेरा और सोना 64 है। गन्ना, देखिए गन्ना जो है आपका उष्णकटिबंधीय पौधा है, 20 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। कॉफ़ी उष्णकटिबंध रोपण कृषि है, 16 से 28 तापमान चाहिए, 150 से 250 वर्षा चाहिए। यह लेटाइट मृदा में होता है। किस्म अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका। ये पूछता है किसका किस्म है, कॉफ़ी का। ये जो कॉफ़ी जो मूल स्थान जो इथोपिया से आया हुआ है। एक हाइड्रोपोनिक्स बहुत अभी फेमस है, मिट्टी का उपयोग किए बिना जल में कृषि करना, मतलब कि जल में ही सारे पोषक तत्व डाल दिया जाता है। और रहता है एरोपिक्स, इसका मतलब एरोपोनिक्स, इसका मतलब मिट्टी का प्रयोग किए बिना वायु में कृषि, मतलब कि पौधे पोषक तत्वों से युक्त जल का फुहारा मारते, मतलब कि जल में ही सारा पोषक तत्व में ऊपर से हम फुहारा मार देते हैं जिससे कि आपका उसको सब न्यूट्रिशन मिल जाता है। एक चीज़ छूट गया, इसको देख लीजिए। देखिए क्लाइमेट में क्या है कि एक ने कोपेन महोदय है, उन्होंने पूरे दुनिया के क्लाइमेट को कई अक्षरों में नामित किया है। तो इंडिया के भी क्लाइमेट को जो है ना एक बार BPSC पूछ चुका है। देखिए आपको यहाँ देखिए ये जो लाइनिंग दिख रहा है, यहाँ देखिए ये लाइनिंग देखिए ऐसा दिख रहा है नहीं, ये लाइनिंग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इस इलाके को बोलते हैं CWJ, मतलब इसका बिहार भी जो है ना ये CWJ के क्लाइमेट के जोन में आता है। देखिए इस इलाके को DFC बोलते हैं। ये देखिए यहाँ वाले को AW बोलते हैं, इसका इन्होंने नाम दिया था। ये है BSHW। इधर देखिए ये है ई प्रकार का जलवायु, इसको ध्रुवीय बोलते हैं। यहाँ देखिए स्टेपी है, ये BSHW, इसका नाम ही पूछ जाता है एग्जाम में कौन सा एरिया का है। यहाँ देखिए इस वाले को बोलते हैं AS, ठीक है ना। ये सब कुछ देख लीजिए जोन है। कुछ जो है प्लांटेशन या जिसको रोपण खेती बोलते हैं, चाय, कहवा, रबर, कोको, केला, मसाला, गन्ना और नारियल, ये रोपण कृषि है। हमारे देश में हरित क्रांति आया था, ये वर्ड दिया था विलियम गेट ने, अमेरिका के थे। लेकिन प्रमुख व्यक्ति इसको जिसने लाया उसका नाम था नॉर्मन बोरलॉन्ग, ये मेक्सिको के थे। और भारत में जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। देखिए हरित क्रांति में जो मेन कंपोनेंट या तत्व था उसमें सबसे पहला क्या था, हाई क्वालिटी का बीज यूज हुआ, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक और मशीन का प्रयोग हुआ जिससे कि उत्पादन काफ़ी बढ़ गया। श्वेत क्रांति के जनक हमारे देश में डॉक्टर वर्गी कुरियन हैं 1965 में। ब्लू रिवोल्यूशन या नीला क्रांति मछली से उत्पादन से संबंधित और ये 7वीं परियोजना में चालू किया गया है। कुछ और आपका हरित क्रांति, इसको एक बार देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है। भूरी क्रांति उर्वरक, रजत अंडा, पीली तिलहन, कृष्ण बायोडीजल, लाल
मतलब कि टमाटर या मांस से है, गुलाबी झींगा मछली से, बादामी मसाला से, फुनहरी फल से है, अमृत नदी परियोजना से है, गोल आलू से, और स्वर्ण आपका बागवानी से है। अब इंडिया में कुछ सिंचाई का सुविधा देख लीजिए। देखिए 10,000 हेक्टेयर से अधिक जहाँ सिंचाई का सुविधा अगर हो तो वो है बृहद परियोजना। 2000 से लेकर 10,000 के बीच में मध्यम और 2000 से कम में लघु। हमारे देश में सबसे अधिक कुआं और नलकूप से सिंचाई होता है 55%, नहर से 31, तालाब से 6 और अदर से 6, ये ध्यान रखिएगा। अब हम इम्पोर्टेंट जितना भी इंडस्ट्री है वहाँ आते हैं भारत के प्रमुख उद्योग में। पहला है लौ स्टील इंडस्ट्री या लोहा इस्पात उद्योग। आज़ादी के पूर्व देखिए हमारे देश में कौन कौन सा उद्योग था लोहा वाला। 1874 में आसनसोल पश्चिम बंगाल में बराकर नदी के किनारे बंगाल आयरन वर्क्स हुआ था, लेकिन बाद में ये बंद हो गया था। फाइनली 1907 में टिस्को हुआ देश का पहला, ये जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी के किनारे। फिर 1918 में हीरापुर वर्णपुर कुल्टी प्लांट खोला गया था। हालांकि पहले हीरापुर खोला गया, बाद में उसका वर्णपुर नाम हो गया, बाद में कुल्टी में भी उसको मिला दिया गया। ये कौन नदी पर है? दामोदर नदी पर है। 1923 में मैसूर में विश्वरैया जो है ना आपका जो है ना ये प्लांट खोला भद्रावती नदी पर। एक चीज़ और ध्यान रखें, किसी भी उद्योग को स्थापित होने के लिए कुछ फैक्टर या कारक चाहिए, जैसे कच्चा माल, बाजार, परिवहन, बिजली, श्रम, कुछ नीतियाँ, सरकार की नीतियाँ कैसी है या नहीं है, और अदर फैक्टर्स भी कुछ यहाँ काम करता है। अगला ये हमारे देश जब आज़ादी के बाद भी कुछ फैक्ट्री खुला आयरन का। सेकेंड 5 ईयर प्लान में भिलाई में खुला 1955 में रशिया के सहयोग से, ये छत्तीसगढ़ में। राउरकेला 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में। दुर्गापुर 1956 ब्रिटेन में, फिर ब्रिटेन के सहयोग से खुला और वेस्ट बंगाल में। थर्ड 5 ईयर प्लान में बोकारो 1964 में रशिया के सहयोग, कहाँ झारखंड में अभी है, ठीक ना। नेक्स्ट है फोर्थ 5 ईयर प्लान में सलेम तमिलनाडु में, विशाखापत्तनम विजयनगर में है, और ये पहला तटवर्ती आपका ना आयरन का प्लांट था। 24 जून 1973 को सेल की स्थापना हुई है, जो इस सेल ही जो है ना इन सारे पावर प्लांट जितना स्टील का है उसको ये कंट्रोल करती है। अगला ये एल्युमिनियम, पहला एल्युमिनियम इंडस्ट्री 1937 में आसनसोल पश्चिम बंगाल में जेके नगर में। प्रमुख कंपनी बाल्को कोरबा में है, रूस के सहयोग से खुला है। हिंडाल्को है रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, रशिया के सहयोग से। नाल्को दामनजोरी उड़ीसा में है, ये फ्रांस के सहयोग से। इंडाल्को ये आपका झारखंड में है, केरला में भी है, वेस्ट बंगाल में भी, उड़ीसा में भी है, और ये कनाडा के सहयोग से खुला है। और एक है माल्को, ये इटली के सहयोग से खुला है। मैचिंग पूछता है, मैचिंग ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारे देश में भी आपको मैं भारत में जितना भी लौ इंडस्ट्री आपको दिखाई दिया, यहाँ देखिए आपका टिस्को है, ये यहाँ से कोयला झरिया के खान से आता है। और आयरन कहाँ से आता है? उड़ीसा की गुरु महिसानी और मयूरभंज नोआमुंडी की खान से। और बाजार क्या है? कलकत्ता, ये भी पूछता है। भिलाई जो है ना छत्तीसगढ़ में, ये कोयला कहाँ आता है? झरिया और बोकारो से आता है। डल्ली राजहाड़ा से कोयला आता है। और बाजार देखिए सब है। लौ भारतीय लौ एवं इस्पात जो है ना बर्नपुर जो पश्चिम बंगाल में है, ये कोयला कहाँ से प्राप्त करता है? झरिया रानीगंज से। छोटा नागपुर पठार उड़ीसा के कोइंझोर से लोहा यहाँ बाजार कलकत्ता है। विश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र जो है ये भद्रावती कर्नाटक में है। बनों की लकड़ी से चलता है, कास्ट कोयला से। और बाबा बुदान की पहाड़ी से यहाँ क्या आता है? लोहा आता है। दुर्गापुर देखिए पश्चिम बंगाल में झरिया से कोयला आता है। छोटा नागपुर से लोहा आता है। राउरकेला देखिए यहाँ पे झरिया और तलचर से कोयला आता है, और लोहा कोइंझोर से आता है। फिर बोकारो में देखिए ये झरिया और करणपुर से आपका कोयला आता है। उड़ीसा कोइंझोर से आपका लोहा आता है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया से हम लोग कोयला आयात करते हैं। और बिलाडीला से लोहा आता है। फ्लेम में देखिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला हम आयात करते हैं, बाबूदान की पहाड़ी पर है। पारादीप जो है ना आपका झरिया और तलचर से कोयला लाता है, और कोइंझोर से आपका लोहा लाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ यहाँ सीमेंट इंडस्ट्री है। पहला कारखाना 1904 में मद्रास में खुला था सीमेंट का। सीमेंट के लिए कच्चा माल कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम और भी चीज़ चाहिए। अब देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब रासायनिक उर्वरक, ये 3 प्रकार का उर्वरक होता है, नाइट्रोजन, फास्फेटिक और पोटासिक। तो पहला कारखाना आज़ादी के पहले 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में खुला था। दूसरा 1943 में बेलुगुला कर्नाटक में खुला। तीसरा 1947 में अलवरी केरला में खुला। और चौथा 1951 में ये पहला सरकारी था जो कि सेंद्री में
खुला, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, 1951, ध्यान डेट याद रखिएगा। टेक्सटाइल जो है ना, कपड़ा उद्योग जो है ना, पहला कारखाना 1854 में बम्बई में कावास जी डाबर जी द्वारा सूती और वस्त्रों की राजधानी है बम्बई। कानपुर नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का शहर है जहाँ पूरी दुनिया में सबसे अधिक कपड़ा का उत्पादन होता है। अहमदाबाद भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये ओवरऑल पूरे भारत का, बाकी नॉर्थ का कानपुर, साउथ का कोयम्बटूर। जूट इंडस्ट्री गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। पहला कारखाना 1855 कलकत्ता में। सर्वाधिक उप उद्योग पश्चिम बंगाल में है, फिर बिहार में भी, तो पूर्वी बिहार में भी थोड़ा बहुत है, पूर्णिया जिसमें सबसे टॉप पर है। फिर आपका भारतीय जूट निगम 1971 में बना है। इंटरनेशनल जूट इंडस्ट्री आपका मुख्यालय ढाका में है, 1984 में बना है। शुगर गन्ना भारत में पहला 1840 में डचों ने शुरू किया, बाद में 1903 में अंग्रेज़ों द्वारा बिहार के मरोड़ा सारण में भी जो ना शुगर फैक्ट्री खुला। अब आइए भारत में कुछ ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन सिस्टम हम लोग देख लेते हैं। परिवहन में रेलवे, रोड, वाटरवे, एयर आता है। तो रेलवे में देखते हैं, रेलवे हमारे देश में पहला रेल बम्बई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चला था 1853 में। दूसरा चला कहाँ, बम्बई कलकत्ता से हुगली 1854 में। तीसरा मद्रास से आरकाट, ये 1856 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1950 में। 2007 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है, क्वेश्चन पूछ चुका है। कुल हमारे 17 जोन है, ये ध्यान रखें। कुछ देखिए, कुछ नहीं, यहाँ पे हमारे देश में जो लाइन जो है, यहाँ देखिए 3 लाइन है। एक है बड़ी लाइन, ये 1.676 मीटर की दूरी होती है इसमें। मीटर गेज में 1 मीटर की होती है, और नैरो गेज में 0.6110 मीटर होता है। आइए, सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कहाँ चलती, कन्याकुमारी तक 4286 किलोमीटर तय करती है। बिजली से चलने वाला पहला जो है ना कौन सा रेल है, डेक्कन क्वीन है। पहली राजधानी एक्सप्रेस कब चली थी, 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच। पहला मेट्रो दिल्ली में बना 1984 में। दूसरा दिल्ली में 2002 में, बेंगलुरु में 2011 में, बम्बई में 2014 में। पहला मोनो रेल कहाँ चला है, मुंबई में चला है। आइए आप फ़र्क परिवहन देखते हैं। देखिए फ़र्क परिवहन में क्या है आपका, हमारे देश में जो रोड का सबसे पहला सिस्टम आपका नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी आपको केंद्र सरकार की होती है। नेशनल हाईवे की लंबाई देश की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 1.7% है, किंतु ये यातायात का लगभग 40% भार वहन करता है। ठीक। NH1 दिल्ली से अमृतसर के बीच में है। NH1A ये जालंधर से श्रीनगर में है, ठीक ना। बनिहाल दर्रे से इसी से गुजरता है, जवाहर सुरंग इसी में है। NH2 दिल्ली से कलकत्ता। NH1 और 2 जो है ना आपको ग्रैंड ट्रंक रोड इसको बोलते हैं, GT रोड भी बोलते हैं। NH3 आगरा से बम्बई के बीच है ये। NH4 बम्बई से चेन्नई। NH5 कलकत्ता से चेन्नई। NH6 आपका कलकत्ता से मुंबई है, ये एग्जाम में पूछता है। अब आइए NH15 जो है ना थार के मरुस्थल से गुजरता है, एग्जाम में पूछ चुका है। NH31 यह नॉर्थ ईस्ट को जो 7 स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को इंडिया के शेष राज्यों से जोड़ने वाला एकमात्र आपका NH31 है। NH44 देखिए क्या है, ये सबसे लंबा वाला है, ये 3745 किलोमीटर है। श्रीनगर से कन्याकुमारी है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु से गुजरेगी। इससे पहले NH7 भी कहा जाता था, अब सबसे लंबा यही है NH44। इसी को नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी कहा जाता है। टॉप 5 नेशनल हाईवे लंबाई में NH44, फिर NH27, NH48, NH52 और NH30, मतलब ये सबसे अधिक लंबा है। फिर ये क्रम में लिख दिया, ये एलिफेंट में नहीं दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट कुछ प्रोजेक्ट है हमारे देश में है। इसमें इसका जो ना जो सब कुछ देखभाल जो है ना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। इसके तो 4 से और 6 लेन वाले सड़क बनाया जाता है। इसमें सबसे पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता ऐसे 4 शहरों को जोड़ता है और एक चतुर्भुज का क्या होता है, ऐसा निर्माण हो जाता है। और ये 5446 किलोमीटर है। अगला हमारे देश में एक नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जो है ना कॉरिडोर खुला है, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना, और ईस्ट टू वेस्ट,
ये 7300 किलोमीटर सब मिला के है। ये जो है ना नॉर्थ वाला श्रीनगर से कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है, और ये ईस्ट वाला क्या है, सिलचर से लेके आपका पोरबंदर गुजरात तक है। नेक्स्ट चलते हैं NH 47A सबसे छोटा है और ये केरला के वेलिंगटन आइलैंड पर स्थित है। और BRO सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना 1906 में हुआ, जो कि सीमा पर सड़कों बनाती है, इसका देखरेख करने का काम करती है। आगे कुछ देखते हैं हम लोग जल परिवहन, आपका वाटरवे। तो केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकार का स्थापना 1987 में हुआ, कलकत्ता में हेडक्वार्टर है। जल परिवहन में देखिए क्या है कि ये नेशनल वाटरवे पहला है, इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी पर सबसे लंबा है, ठीक ना। फिर 1986 में इसको घोषित किया गया, पहला सबसे यही है। दूसरा नेशनल वाटरवे 2 क्या है, सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। फिर NH3 जो NW3 है, ये कोल्लम टू कोट्टापुरम, ये 2-3 याद रखिएगा, बाकी जो है। और अभी देश में 111 जो है ना राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की घोषणा की गई है। अब कुछ देखिए पोर्ट या बंदरगाह है, कुल मिला के 13 बड़े पोर्ट हैं। जैसे अरब सागर में कौन कौन सा है, कांडला, ये ज्वारीपत्तन है, कच्छ की खाड़ी में है, 1965 में बनाया गया था। ये FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये जोन है, मतलब FTA है, यहाँ मुक्त आयात होता है, चीज़ें हम मंगाते हैं यहाँ। मुंबई सालफट द्वीप पर है, देश का सबसे बड़ा है। नाना शोभा या जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं इसको, बम्बई के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। मारवा गोवा, ये आपका जुआरी नदी के तट पर है, जुआरी नदी के लेफ्ट पर है, प्राकृतिक है, यहाँ से लोहा और हम निर्यात करते हैं। न्यू मैंगलोर 9th पोर्ट है इंडिया का, कर्नाटक का एकमात्र है। कोच्चि वेलिंगटन द्वीप केरला में है, नेचुरल है। बंगाल की खाड़ी कौन सा पोर्ट है, कलकत्ता ये नदी पत्तन है, 1870 से ही है। गाद की समस्या यहाँ होती है। हुगली के ये लेफ्ट साइड है कलकत्ता। फिर हल्दिया है एक। फिर पारादीप उड़ीसा में है, कृत्रिम है, महानदी नदी डेल्टा में है, यहाँ से लोहा ऐश हम निर्यात करते हैं। विशाखापत्तनम लैंडलॉक नेचुरल पोर्ट है, आंध्र प्रदेश में है, आयरन का निर्यात करते हैं यहाँ से। एन्नोर चेन्नई के उत्तर में है, चेन्नई सेकेंड लार्जेस्ट है बम्बई के बाद। तूतीकोरन मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। फिर एक 13वां बना है, उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, क्या नाम है, ये 13वां है, ये 10 में बना है। एक है सागरमाला प्रोजेक्ट, ये 2015 में लॉन्च किया गया, बंदरगाह तक पहुंच विकसित करने का ये कार्यक्रम है। अब देखो यहाँ कुछ बंदरगाह देख लो, यहाँ पे कंडाला है, ये बम्बई, नावाशोवा, मारवागोवा, मैंगलोर, कोच्चि। फिर यहाँ देखिए कलकत्ता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, मछलीपत्तनम भी है, चेन्नई है, नागपट्टनम है, फिर तूतीकोरन है। ये सब जो आपका बंदरगाह या पोर्ट है, क्रम फैलाने पूछेगा। बाकी देखिए नदी का भी फिगर देखिए, ये देखिए यहाँ पे हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, यहाँ देखिए तेल सहायक नदी इसकी है। फिर देखिए यहाँ पे साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, क्रम लगने देगा, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ गोदावरी, कृष्णा जो है ना आपका, कावेरी, वेगई, ये देखिए पेरियार है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। अब हमारे देश में कुछ प्राकृतिक वनस्पति है। एक है सदाबहार वनस्पति एवरग्रीन, यहाँ बरसात 200 सेंटीमीटर अधिक होता है। कहाँ है, पश्चिमी घाट में है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी पर है, अंडमान निकोबार में, यहाँ हरे भरे रहता है। यहाँ कौन सा वृक्ष पाया जाता है, रोजबूट, मोहगोनी, एनी, एबनी, आबूनस, पूछता है किसका है। बाकी यहाँ तापमान भी 22 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। यहाँ पत्ते झरने, फूल आने और फल लगने के समय अलग अलग होते हैं, इसलिए ये हरा भरा रहता है। बाकी आप ये देखिए अर्ध सदा बहार, ये 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर वर्षा इसमें है। फिर यहाँ सदाबहार वन के क्षेत्रों के बगल में होती है, जहाँ कम वर्षा होती है। साइडर, होलक, केल यहाँ का जो है ना वनस्पति का नाम है। आर्द्र पर्णपाती 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ उत्तर पूर्व के राज्य, हिमालय के गिरिपद में, पश्चिमी घाट, पूर्वी ढाल में। यहाँ सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, चंदन ये होता है आर्द्र पर्णपाती में। शुष्क पर्णपाती 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये प्रायद्वीपीय में अधिकतम वर्षा जहाँ होती है वहाँ पे होता है। तेंदु, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड यहाँ पेड़ पौधे हैं। कांटेदार ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, ये दक्षिण पश्चिम पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में। यहाँ बबूल, बेर, खजूर सब होता है। सवाना 40 से 60
उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में लंबी घासियाँ होता है। और अगला है मरुस्थलीय, यहाँ बर्फा 40 सेंटीमीटर से कम होता है। यहाँ कैक्टस, नागफनी और एकेशिया ऐसे पत्ते पाए जाते हैं। पत्तियाँ लगभग कांटे में परिवर्तित हो जाती है क्योंकि यहाँ पानी तो होता ही नहीं है। अब आपका कुछ नेशनल पार्क है। गुजरात में गिर है, नल सरोवर है, यूपी में दुधवा है, चंद्रप्रभा है, असम में मानस, काजीरंगा, उड़ीसा में चिल्का, शिमलीपाल, मणिपुर में कुबुल लामजाओ, गोवा में भगवान महावीर, केरला में पेरियार, राजस्थान में घाना, रणथंबोर, कुंभल, तेलंगाना में पाखल और काबला, जम्मू कश्मीर में डाचीगम, हरियाणा में सुल्तानपुर और केरला में पेरियार। पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। लार्जेस्ट एरिया में हिमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। अब कुछ ट्राइबल्स या जनजाति देखिए। गुजरात में कौन कौन है? भील, बंजारा, कोली। जम्मू कश्मीर बक्करवाल, गद्दी, गुज्जर, चांगपा। केरला में कादर, उराली, मोपला, इरुला। मिजोरम में कौन है? लाखार, पावो, चकमा, लुसाई, कुकी। अंडमान निकोबार में ओंजो, जारवा, जरना, सेंटलीज। तमिलनाडु में कोटा और टोडा नीलगिरी की पहाड़ी पर बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। एक बार फिर देखिए यहाँ पे आपका कि ध्यान रखिएगा, सेंटलीज की आबादी सबसे कम है देश में, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। सबसे अधिक किसका जनसंख्या? सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश में ओवरऑल है, लेकिन प्रतिशत में मिजोरम में है। सबसे अधिक जो जनजाति की संख्या भील है पहले पर, फिर गोंड, फिर संथाल, फिर नेकदा, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से जो जितना भी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लुसेंट में दिया था उसका इंडियन ज्योग्राफी में आज ख़त्म कर दिया, ठीक ना। इसके बाद अब जो है ना इकोनॉमिक्स का एक वीडियो में छोटा सा बना दूंगा, आधे घंटे का लगभग मैं कवर कर दूंगा। फिर एक विविध का बना दूंगा। बाकी कुछ करंट का जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का बचा तो वो भी वीडियो में 1-2 दिन में ला के आपका पूरा ख़त्म कर दूंगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपका हिस्ट्री हो चुका है वीडियो, साइंस भी, ज्योग्राफी भी, इंडियन पॉलिटी भी, और भी बिहार का सब कुछ वीडियो यूट्यूब में पड़ा हुआ है हमारे इसी चैनल पर। आप वहाँ जाके रिविज़न करने के पर्पज़ से उसको देखिए और रिविज़न कीजिए। जितना बार आपका रिवाइज होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, इसको कीजिए। बाकी अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।